शब्दों से परे एक शख्सियत, लता मंगेशकर। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। लता मंगेशकर यानी भारत की वो शख्सियत जिसकी रूहानी आवाज ने 3 पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाए रखा। अंततः 6 फरवरी 2022 को अनंत यात्रा पर निकल गईं। सरहदों और राजनीतिक सामाजिक भाषाई सीमाओं से परे करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर की शख्सियत वास्तव में शब्दों विशेषणों से परे थी। उनके निधन ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को भाव विभल किया है। राजनीति से लेकर खिलाड़ी, अभिनेता से लेकर संगीत और सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विशेष संवाददाता राकेश सिंह के नेतृत्व में आजाद सिपाही की टीम ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि स्वरूप ये विशेष आयोजन किया है। लता मंगेशकर नहीं रहीं, ये वाक्य अपने आप में इतना पीड़ादायक है कि इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जिनकी आवाज का जादू पिछले 8 दशक से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रही थी, वो आवाज एकाएक शांत हो जाएगी। इससे दुखद बात और क्या हो सकती है। लेकिन लता मंगेशकर अपना नश्वर देह त्याग कर उस अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर गईं, जिस पर एक न एक दिन हर जीवित प्राणी को जाना ही पड़ता है। लेकिन भारत रत्न लता मंगेशकर वो शख्सियत थीं जो अपने 80 साल से अधिक के गायन करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाकर एक जीवित किंवदंती बन चुकी थीं। उनकी आवाज में वो कशिश है जो उन्हें दैवीय शक्ति से युक्त बनाती थी। यही कारण है कि जब कई लोगों ने उनके द्वारा गाए गए गीतों में से श्रेष्ठ गीतों की सूची बनानी चाहिए, तो उस सूची में किसे रखें और किसे छोड़ें की समस्या उत्पन्न हो गई। उनके द्वारा गाया गया हर गीत अपने आप में अनूठा है। वो भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सम्माननीय गायिका थीं। लता मंगेशकर किसी देश, समाज या जाति से बंधी नहीं थीं। वो भारत की ऐसी शख्सियत थीं जिनके एवज में पाकिस्तान अपना पूरा भूभाग छोड़ने के लिए राजी था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लता मंगेशकर को ईश्वरीय चमत्कार बताया था, तो उनकी आवाज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी तक को अपना प्रशंसक बनाया। लता मंगेशकर का बचपन बेहद मुश्किलों से भरा था। उनका परिवार शास्त्रीय संगीत से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके घर में फिल्मी संगीत को पसंद नहीं किया जाता था। लता मंगेशकर को कभी भी औपचारिक शिक्षा दीक्षा नहीं मिली। एक नौकरानी ने लता को मराठी अक्षरों का बोध कराया। एक स्थानीय पुरोहित ने उन्हें संस्कृत की शिक्षा दी। घर आने वाले रिश्तेदारों और अध्यापकों ने उन्हें दूसरे विषयों को पढ़ाया। लता मंगेशकर के परिवार का उस समय बहुत बुरा वक्त आया जब उनके पिता के काफी पैसे डूब गए और उन्हें अपनी फिल्म और थिएटर कंपनी को बंद करना पड़ा। इसके बाद उनका परिवार इंदौर से पुनः अब पुणे आ गया, क्योंकि महाराष्ट्र के सांगली में स्थित उनके पुश्तैनी घर को कर्ज वसूली के लिए नीलाम कर दिया गया था। लता मंगेशकर ने 5 वर्ष की उम्र से ही अपने पिता के साथ एक रंगमंच कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू कर दिया था। इंदौर में पैदा होने और महाराष्ट्र आने के बाद उनके अभिनय का ये सफर जारी रहा। इसी बीच वर्ष 1942 में जब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी, उनके पिता की हृदय की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और परिवार में सबसे बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्ष 1942 से 1948 के बीच हिंदी और मराठी की लगभग 8 फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल कितना हंसोगे के लिए गाया, किंतु इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया।
अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पहली मंगला गौर जो 1942 में बनी थी रही। इस अलौकिक पार्श्व गायिका में गायन प्रतिभा की खोज गुलाम हैदर ने की थी तथा वो लता को बॉम्बे टॉकीज ले आए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने जब लता को गाते हुए सुना तो उन्हें 3 मिनट की जादूगरनी कहा। लता जी ने जब गाना शुरू किया था उस समय बॉलीवुड में नूरजहां, अमीर बाई, शमशाद बेगम और राजकुमारी जैसी गायिकाओं की तूती बोलती थी और इसमें से लगभग सभी को शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल थी। ऐसे में इन सब के होते हुए लता के लिए पार्श्व गायिका के रूप में अपना स्थान हासिल करना आसान काम नहीं था, किंतु प्रकृति की प्रदत्त मधुर आवाज एवं अपने नियमित अभ्यास के बल पर लता ने जल्द ही सफलता का स्वाद चखना शुरू कर दिया। वर्ष 1949 में खेमचंद्र प्रकाश के संगीत निर्देशन में महल फिल्म के लिए गाए गए उनके गीत आएगा आने वाला आएगा ने धूम मचा दी और लोग उनकी सुरीली आवाज के दीवाने हो गए। उसके बाद लता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्में उनके गानों की वजह से हिट होने लगी। एक पार्श्व गायिका के रूप में वो सफलता के मार्ग पर धीरे धीरे अग्रसर होने लगी और कुछ ही समय में बॉलीवुड की एक स्थापित गायिका बन गई। उनकी आवाज का जादू सरहदों की सीमाओं को तोड़कर दुनिया भर में गूंजने लगा। 1949 में अंदाज रिलीज होने के बाद से संगीत चार्ट के पहले 5 स्थान हमेशा लता मंगेशकर के ही नाम रहे। हालांकि लता मंगेशकर जब 80 साल की हुई तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनके करियर में पंख लगे राज कपूर नरगिस की फिल्म बरसात आने के बाद। लता के बारे में मदन मोहन ने 16 आने सच बात कही जब उन्होंने लिखा 1956 में मेट्रो मफी की तरफ से हम संगीतकारों को टैलेंट पहचान के लिए पूरे भारत में भेजा गया। हम लोग कोई एक भी ऐसा न ढूंढ पाए जो प्रतिभा के मामले में लता मंगेशकर के आसपास भटक सके। ये हमारा सौभाग्य था कि लता मंगेशकर हमारे जमाने में अवतरित हुई। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाते समय लता जी की प्रशस्ति में उन्हें आवाज की मोनालिसा कहा गया। इसका मतलब ये था कि लता जी की आवाज एक साथ 3 पीढ़ियों को अपना बना सकती है। यही कारण है कि 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद जब उन्होंने प्रदीप द्वारा रचित ऐ मेरे वतन के लोगों गाया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने आंसू नहीं रोक सके थे। लता मंगेशकर ने अपने सर्वाधिक लंबे गायन करियर में मधुबाला, मीना कुमारी, वैजंती माला जैसी नायिकाओं से लेकर 20वीं सदी के अंतिम दशक की काजोल, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर जैसी नायिकाओं को भी अपनी आवाज दी। वर्ष 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में लता जी की आवाज को कंप्यूटर की मदद से जांचा गया तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ पाया गया। लता जी इस हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कहा जाता है कि उनकी आवाज का बीमा किया गया था जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी। दुनिया में उनसे पहले या उनके बाद किसी की आवाज का बीमा आज तक नहीं हुआ है। संगीत जगत को लता जी की देन को देखते हुए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इनमें 6 फिल्म फेयर पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के और भारत रत्न शामिल हैं। उनके गायन के लिए 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर लता मंगेशकर अवार्ड देना शुरू किया। महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने भारत में फिल्म संगीत को एक नई परिभाषा दी। उन्हें स्वर सम्राज्ञी और भारत की सुर कोकिला कहा जाता था। लता मंगेशकर ने अपने दौर के सभी प्रमुख बॉलीवुड गायकों के साथ गाने गाए थे, फिर चाहे वो मोहम्मद रफी हों या किशोर कुमार। उन्होंने राज कपूर से लेकर गुरु दत्त, यश चोपड़ा से लेकर करण जौहर तक हर मशहूर फिल्म निर्देशक के साथ काम किया था। लता मंगेशकर ऐसी गायिका थीं जिन्होंने पार्श्व गायन में मर्दों को चुनौती दी। उन्होंने मोहम्मद रफी जैसे खुद से ज्यादा गीत गाने वाले गायकों से ज्यादा रॉयल्टी और मेहनताना मांगा जो उन्हें मिला भी। एक बार लता मंगेशकर ने कहा था, मैं आज जो कुछ भी हूँ
अपनी मेहनत की वजह से हूँ। मैंने अपने हक के लिए लड़ना सीख लिया है। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं काफ़ी साहसी हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद कतई नहीं थी कि मुझे आज जितना मिल गया है उतना कभी मिलेगा। लता मंगेशकर दुनिया के मशहूर संगीतकारों मोजार्ट, बीथोवन, शोपिन, नैट किंग कोल, बीटल्स, बारबरा स्ट्रीसैंड और हैरी बेलाफोंट के बनाए संगीत को सुनना पसंद करती थीं। लता जी को कारों का भी बहुत शौक था। जिंदगी में अलग अलग मौकों पर उन्होंने भूरे रंग की हिलमैन और नीले रंग की शेवरले कार अपने पास रखी थी। इसके अलावा उनके पास क्राइसलर और मर्सिडीज कारें भी थीं। लता मंगेशकर क्रिकेट की भी बहुत बड़ी शौकीन थीं। अक्सर वो रिकॉर्डिंग से ब्रेक लेकर टेस्ट मैच देखा करती थीं। लता जी बड़े शान से बताया करती थीं कि उनके पास सर डॉन ब्रैडमैन का ऑटोग्राफ है। लता मंगेशकर सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और सचिन तेंदुलकर जैसे मुंबई के सभी क्रिकेटरों के बहुत करीब थीं। तेंदुलकर अक्सर कहते थे कि उन्होंने लता मंगेशकर में मां सरस्वती को देखा है। लता जी सचिन को अपना बेटा मानती थीं और दोनों की केमिस्ट्री कई बार सार्वजनिक रूप से सराही गई। एक बार की बात है, पंडित जसराज बड़े गुलाम अली खान से मिलने अमृतसर गए। वे लोग बातें ही कर रहे थे कि ट्रांजिस्टर पर लता का गाना ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया सुनाई पड़ा। खान साहब बात करते करते एकदम से चुप हो गए और जब गाना खत्म हुआ तो बोले, कमबख्त कभी बेसुरी होती ही नहीं। इस टिप्पणी में पिता का प्यार भी था और एक कलाकार का रश्क भी। 1962 में लता जी 1 महीने के लिए बीमार हो गई थीं। उनके पेट का एक्सरे लिया गया और उन्हें बताया गया कि उन्हें थीमा जहर दिया गया है। उनके घर पर एक ही नौकर था जो खाना बनाता था। उस दिन वो नौकर बिना बताए निकल गया, पैसे भी नहीं लिए। तब लोगों को लगा कि किसी ने उसे लता जी के घर पर स्थापित किया था। किसी को नहीं पता था कि वो कौन था। 3 महीने तक लता जी बिस्तर पर थीं। तब मजरूह साहब ने उनकी मदद की। वो रोज शाम को घर आते और 3 महीने तक सिलसिला जारी रहा। वो जो खाती मजरूह पहले चखते थे। शुरुआती दिनों का एक मजेदार किस्सा है। 40 के दशक में जब लता जी ने फिल्मों में गाना शुरू ही किया था, तब वो अपने घर से लोकल ट्रेन पकड़कर मलाड जाती थीं और वहां से उतरकर स्टूडियो पैदल जाती। रास्ते में किशोरदा भी मिलते, लेकिन वो उनको और वो लता जी को नहीं पहचानते थे। किशोरदा उनकी तरफ देखते रहते, कभी हंसते, कभी अपने हाथ में पकड़ी छड़ी घुमाते रहते। लता जी को उनकी हरकतें अजीब सी लगती। बाद में पता चला कि वो अशोक कुमार के छोटे भाई किशोर कुमार हैं। आज महान गायिका लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। लता मंगेशकर को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार से पहले लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को उनके घर प्रभु कुंज लाया गया था, जहां अंतिम दर्शन करने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। लता मंगेशकर के घर के बाहर देशभक्ति वाला माहौल बन गया था। कोई वंदे मातरम का नारा लगा रहा था तो कोई ऐ मेरे वतन के लोगों गा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन को पहुंचे थे। अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर को यूं खामोश देखकर हर किसी का दिल रो पड़ा था। आंखों से आंसू उमड़ रहे थे। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।